नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक होने का अर्थ। एक छोटे से शहर के एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की एक शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही हैं। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आँख नहीं भाता। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आया जाया करता। उसके बाल खराब, जूतों के फीते खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। शिक्षिका जब पढ़ाती तो उस दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता, और जब शिक्षिका डांटती तो वह बच्चा चौंक कर उन्हें देखने लग जाता। मगर उस बच्चे की खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि वह यानी कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे शिक्षिका को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू उसकी आलोचना का निशाना बनने लगा। सभी बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और शिक्षिका महोदया उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। शिक्षिका को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। राजू प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से अपनी टीचर को देखा करता और सिर झुका लेता। शिक्षिका को अब उससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का समय आया तो उन्होंने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो शिक्षिका को बुलाया और कहा, मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इसमें राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। उस टीचर ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। वह घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। अब जो हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो क्या की, वो चपरासी के हाथ उस शिक्षिका की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा, और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है। वह अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। शिक्षिका ने आश्चर्य की स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू के मन पर अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। राजू की माँ मर चुकी हैं और
इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मिश के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। उस दिन जब वह कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले जानती थी कि राजू एक लापरवाह बच्चा है, लेकिन अब उनको सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, जिस वजह से उसकी मन स्थिति ऐसी बन चुकी है। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। पढ़ाते समय उन्होंने प्रतिदिन की भांति सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक शिक्षिका से कोई डांट फटकार और सहपाठियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसे अप्रत्याशित लगा। उनके माथे पर आज बल ना थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिश ने न सिर्फ खुद खुशी के अंदाज में तालियां बजाई बल्कि सभी इसे बजवाई। फिर क्या था, फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिश हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण अब राजू के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिश को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? वह रोज बिना त्रुटि के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। अब राजू के बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे और कपड़े भी काफी हद तक साफ होते थे, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी वह दूसरी क्लास और दूसरे स्कूल में जाने के लिए क्वालिफाई हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अब उसकी मिस यानी कि जो उसकी टीचर उसको पढ़ाने आती थी वो उसको बहुत प्यार से कोई चीज़ समझाती थी और कोई चीज़ बताती थी। अब क्या हो रहा है? क्वालिफाई होने के बाद विदाई समारोह में सभी बच्चे शिक्षिका के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर उपहारों के ढेर लग गए। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों के बीच एक पुराने अखबार में बदसलीकी के साथ पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर ना लगी कि उपहार के नाम पर राजू ये लाया होगा। सभी बच्चे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे कि ऐसा उपहार तो सिर्फ राजू ही ला सकता है और कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि वो बहुत गंदा था। पर टीचर को इससे नहीं मतलब था, क्योंकि अब वो राजू के बारे में सब कुछ समझ चुकी थी कि जो कुछ भी कर रहा है सब स्वतः कर रहा है, क्योंकि इसकी माँ बीमार है। इसलिए अब टीचर उसके साथ बहुत सहयोगात्मक रूप से व्यवहार कर रही थी। शिक्षिका ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाल लिया और खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। उन्होंने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया।
बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर उन्हें बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगाकर उड़ने लगा। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में शिक्षिका को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और वह रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके आए बिना शादी करने की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर राजू। नीचे लिखा था उस मेल में डॉक्टर राजू। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। अब वो जो टीचर थी, शिक्षिका थी, वे खुद को रोक ना सकी और उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उनकी टीचर को लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही इन पुरानी शिक्षिका ने गेट में प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह मामूली सा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले आया। माइक हाथ में पकड़कर वह कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा, और वो समय अब आ गया है। यही है मेरी माँ। हाँ दोस्तों, यही है मेरी माँ। वास्तव में ये मेरी माँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।